नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 5 लेके आया हूँ, जिसका नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसके आज हम नोट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले के 4 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखे हैं। तो आज सीरीज में ये हमारा जो है नोट्स शुरू होगा, फिर इसके बाद MCQ आएगा। तो आज आइए पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट जो कहता है वो है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार। क्या था ये? तो देखिए, सामाजिक विषमता और बहिष्कार जो दो शब्द है ना, ये हमारे दैनिक जीवन में, मतलब प्रत्येक दिन जो हम जीवन जीते हैं उसी को हम दैनिक जीवन कहते हैं। इसमें प्राकृतिक एवं वास्तविकता दोनों है। मतलब एक तो प्राकृतिक रूप से है और कुछ वास्तविकता भी है। प्रत्येक समाज में हर एक जगह पर, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात कर लेते हैं, पूरे विश्व में हर व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति होती है वो एक समान नहीं होती है। मतलब अब आप देखिए, हमारे देश में ही तो अंबानी भी है, अंबानी है ना, और हमारे देश में भी एक भीख मांगने वाला भी लोग है जो सड़कों पे भीख मांगता है। तो क्या ये दोनों की स्थिति सेम है? नहीं है। दोनों के जो स्वभाव है, दोनों की जो स्थिति है, दोनों की जो आर्थिक व्यवस्था है, ये दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है। तो समाज के कुछ लोगों के पास तो धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता और शक्ति जैसे साधनों की अधिकता होती है। अधिकता कहने का क्या मतलब? बहुतायत होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या क्या होता है? तो इनके पास धन बहुत होता है, संपत्ति बहुत होता है, पढ़े लिखे होते हैं, स्वास्थ्य भी इनका अच्छा होता है, सत्ता में रहते हैं नेताजी सब, और शक्ति जैसे साधनों की अधिकता होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे जैसे लोग, इनके पास क्या होता है? इन सब का नितांत अभाव होता है। नितांत अभाव कहने का मतलब क्या है? कि कुछ नहीं होता है, न हमारे पास धन है, न संपत्ति है, थोड़ी मोड़ी जो शिक्षा है उसके बदौलत आप लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक, मतलब गरीबों की स्वास्थ्य कैसे होती है? मतलब जिसके राम रखवाले उसका क्या है, मतलब हम लोग बीमार जल्दी होते ही नहीं है। और सत्ता शक्ति जैसे साधनों का तो नेताजी वगैरह से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, और ये हमको ऐसे देखते भी नहीं है। तो नितांत अभाव कहने का मतलब है बहुत ही कमी होती है। तो कुछ लोगों की स्थिति बीच की भी होती है, मतलब उनका जो स्थिति है वो तो ना गरीब होते हैं और ना अमीर होते हैं, ना बहुत ज्यादा पैसा होता है और बहुत कम भी नहीं होता है पैसा। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो पहले नंबर पे है जिनके पास सब कुछ अव्वल नंबर का होता है, दूसरे वो हैं जो बिल्कुल निचले स्तर पर हैं, और तीसरे वो हैं जो बीच बीच के लोग हैं, होता भी है नहीं भी होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा चलता रहता है। तो ये पॉइंट था। अब हम अगर हम सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार, सामाजिक किस लिए है? तो इसलिए है। किस लिए है? इसलिए है ये व्यक्ति से नहीं समूह से संबंधित है। अब देखिए, सामाजिक विषमता मतलब ऊंच नीच, ऊपर नीचे, चढ़ाई उतार, ये जो खाड़ी है जो समाजों के बीच के लोगों के अंदर, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये एक ग्रुप में है, ये किसी व्यक्ति पर्सनल का नहीं होता है, ये सामाजिक ग्रुप में है, ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक हैं, और ये आर्थिक नहीं है। ये 3 पॉइंट वो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है वो पॉइंट जिसमें सामाजिक विषमता और बहिष्कार होने के कारण होते हैं। यही 3 पॉइंट है जिसके कारण समाज के अंदर इतनी ऊंचाई नीचाई देखी जाती है। अब देखिए, सामाजिक संसाधनों का विभाजन के बारे में भी जान लेते हैं कि जो सामाजिक संसाधन है उन्हें 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला और दूसरा और तीसरा, ये 3 रूप में इन्हें विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है वो है भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी, ये पहला है। इस तरह से आप सामाजिक संसाधनों का विभाजन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कहता है प्रतिष्ठा एवं शैक्षणिक योग्यता के रूप में सांस्कृतिक पूंजी, ये हमारा दूसरे नंबर पर है जिसमें हम सामाजिक संसाधनों का विभाजन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। तो यही वो 3 तरीके हैं जिससे सामाजिक संसाधनों का बंटवारा, विभाजन का क्या मतलब है? बंटवारा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सामाजिक संसाधनों का विभाजन किन तरीकों से होगा वो भी समझ लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सामाजिक विषमता क्या होता है और सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सामाजिक विषमता क्या है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही सामाजिक विषमता कहलाती है। समझिए कि जितने भी सामाजिक संसाधन है उन तक जो असमान पहुंच है, मतलब एक समान लोगों का पहुंच नहीं है, कुछ लोगों का ज्यादा है, कुछ लोगों का दबदबा ज्यादा है, कुछ लोगों का कम है, तो यही जो असमान वितरण है, बंटवारा है, इसी पद्धति को क्या कहते हैं?
सामाजिक विषमता कहलाता है। मतलब विषमता मतलब सभी एक समान नहीं है, कोई बड़ा है, कोई उससे छोटा, कोई बिल्कुल छोटा, कोई बिल्कुल मर रहा है। तो इस तरह से आप सामाजिक विषमता को समझ लिया। अब हम समझते हैं सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। तो ये वह व्यवस्था है जो समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच छोटे बड़ों के आधार पर विभिन्न स्तरों में बट जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये उससे भी छोटे लोग हैं। तो ये समाज में जो ऊंच नीच है, ये जो समाज के बड़े छोटे लोग हैं, इनके आपस का बंटवारा ही क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। इस तरह से आपने सामाजिक स्तरीकरण को भी समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट है पूर्वाग्रह क्या है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे यहूदी और मारवाड़ी कंजूस होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ये चीजें कि जो यहूदी होते हैं ना वो कंजूस होते हैं, मारवाड़ी, ये हमारे भारत में भी है मारवाड़ी, ये भी कंजूस होते हैं। इसका क्या मतलब है, हम लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में अपने मन में सोच लेते हैं कि हाँ ये यार कंजूस है। तो इसे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह जो है वो अपरिवर्तनीय कठोर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होता है। कोई तर्क नहीं होता इनका और कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं होता। लोग अपने मन में ही विचार कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि वो आदमी सही नहीं है। तो आइए अब जान लेते हैं कि रूढ़ि धारणाएं क्या हैं। ऐसा लोक विश्वास मतलब लोगों का ऐसा तरीका जिसमें वो विश्वास करते हैं या फिर समूह का विश्वास करने का तरीका, कोई अचल विचार या भावना जो सामान्यतः शाब्दिक तथा संवेग युक्त होती है, वो क्या कहलाती है, रूढ़ि धारणा कहलाती है। यह ज्यादातर किसके अंदर होती है, महिलाओं के अंदर होती है। वो बहुत जल्दी रूढ़ि धारणाओं को अपना लेते हैं। निर्जातीय के अंदर होती है, प्रजातीय समूह के बारे में प्रयोग की जाती है। एक जाति दूसरे जाति के बारे में ऐसे चीजों का प्रयोग करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, रूढ़ि धारणाएं कहलाती है। अब हम जान लेते हैं कि भेदभाव क्या है। भेदभाव भी समझना जरूरी है। किसी समूह के सदस्यों को उनके लिंग मतलब वो मेल है फीमेल है या फिर जाति वो कौन से जाति का है या फिर धर्म के आधार पर अवसरों तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाना क्या कहलाता है, भेदभाव कहलाता है। समझिए एक बार फिर से, कोई कह दे कि भाई वो नीची जाति का है, वो बहुत छोटी जाति का है, वो ऊंची जाति का है, नीची जाति वाले को नहीं देना है काम, ऊंची जाति वाले को काम देना है। या फिर नीची जाति वाले ये कहे कि ऊंची जाति वाले को काम नहीं देना है, ऊंचे जाति वाले को काम नहीं देना है, नीचे जाति वाले को काम नहीं। तो ये क्या है, ये भेदभाव है कि ये क्या करते हैं, लिंग के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। अब लिंग कहने का मतलब है कि लड़की को काम नहीं देना, लड़की कहेगी लड़के को काम नहीं देना। तो ये सब लिंग के आधार पर धर्म का या फिर धर्म के आधार पर आप कहें कि सुविधाओं से वंचित कर देना ही भेदभाव कहलाता है। अब जान लेते हैं कि सामाजिक बहिष्कार क्या है। सामाजिक बहिष्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह तौर तरीके जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता हो। ऐसा संस्कृति, ऐसा चलन, ऐसा प्रचलन जिससे किसी व्यक्ति को समाज में पूरी तरीके से खुल के बोलने का या उनके साथ बैठने का, उनके साथ बातें रखने का, ये सब उनको मतलब सुविधा नहीं मिलता या फिर उनको मतलब कह लीजिए कि आजादी नहीं मिलता। तो ये क्या होता है, यह आकस्मिक नहीं होता, अचानक से ये सब कुछ नहीं होता, ये सब परंपराएं चलती आती है। ये व्यवस्थित और अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा रखे हुए भी इन सब चीजों को मानना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक नहीं होता है, यह व्यवस्थित तथा अनैच्छिक होता है। लंबे समय तक विषमता के कारण निष्कासित समाज में प्रतिरोध एवं घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर आप लंबे समय से किसी व्यक्ति को ऐसे समाज में घुलने मिलने नहीं दो, बैठने नहीं दो, चलने नहीं दो, उन्हें फ्रीडम नहीं दो, आज़ादी नहीं दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो घृणा उनको हो जाएगी, वो घृणा की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण निष्कासित समाज अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें दलित आते हैं, जनजातीय समुदाय आते हैं, महिलाएं आती है और अन्य असक्षम लोग। अब यहाँ पे एक असक्षम लोग आ गया कि समाज में कभी कभी आप विकलांग लोगों को देखते होंगे, उनसे लोग घृणा क्यों करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि हमें चाहिए कि समाज के जितने भी असक्षम लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म है।
हमारे धर्म में सबसे पहले क्या कहा गया है कि आप सेवा करें। ये आप मंदिर मस्जिद में क्या ढूंढने जाते हो, भगवान की मूर्ति के सामने क्या करते हो, ये इतने पैसे खर्च करके क्यों जाते हो? अपने पड़ोसियों की मदद कर दिया करो, आपके लिए सबसे बड़े धर्म का काम वही माना जाएगा। आइए हम जानते हैं कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था, तो जाति प्रथा जो है वो जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। आप जिस कुल में जन्म लेंगे ना, वहीं से आपके माथे पर एक ये जाति वाला जो बैनर है, स्टिकर है, वो लग जाएगा। आधार कार्ड बनने से पहले आपके ऊपर जाति वाला आधार कार्ड बन जाएगा। उस मनुष्य की क्या स्थिति है, कहाँ जन्म लिया, जाति व्यवस्था व्यक्तियों का व्यवसाय भी निर्धारित करती है कि वो किस प्रकार का काम करेगा। हालांकि अब के समाज में ये सब चीजें बहुत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा होती थी। सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती है। तो ये था जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था क्या है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अस्पृश्यता, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया आपके लिए। आम बोलचाल में से क्या कहा जाता है? छुआछूत कहा जाता है कि छूना नहीं भाई, वो निचली जाति का है, उसके पास मत जाना, वो छू देगा तो हमारा पता नहीं क्या खराब हो जाएगा। मेरे तो समझ में नहीं आता। धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची जाति जो होती है, या उसे विशुद्ध भी कहा जाता है, अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया जाता है। ये क्या है कि पुराने समय में जो कर्मकांड, पहले के समय के जो मतलब लोग थे, वो समाज के इन लोगों को अशुद्ध मानते थे, कहते थे ये अशुद्ध है, और इसी को क्या कहा जाता है? अस्पृश्यता कहा जाता है। जिन्हें अपवित्र, गंदा, अशुद्ध माना जाता था, ऐसे लोगों को कुआं समझते हैं जिससे पहले के समय में पानी पिया जाता था। मंदिर, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश निषेध था, मतलब इनको जाने नहीं दिया जाता था। कहाँ पे? तो कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था। ये मंदिरों में नहीं जा सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, इतना इन पे कठोर प्रबंध लगा रखा था। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल जहाँ पे सभी लोग बैठते उठते हैं, वहां भी इनका जाना निषेध था। लेकिन गांधी जी ने इन लोगों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया। हरिजन मतलब हरिजन मतलब भगवान प्रभु के, हरि तो आपको पता है हरि विष्णु भगवान को कहा जाता है, उनके जन हैं, उनके आदमी हैं। इसका प्रयोग किया किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। किंतु आजकल दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है, हरिजन भी नहीं किया जाता, अब दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है। दलित का शाब्दिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ, मतलब जो पैर से कुचल दिया जाता है, बहुत ही नीचे किस्म के लोग, बहुत ही कुचला हुआ लोग। भारतीय संविधान 1956 के अनुसार जाति अस्पृश्यता निषेध है। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले ने अस्पृश्यता निवारण की दिशा में बहुत तरह के काम किए। मतलब इस तरह के लोगों को जिसको बहुत ज्यादा दबाया जाता है, जिसके साथ जाति की जाती है, जिन्हें परेशान किया जाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे नियम कानून बनाए थे। आइए अब जानते हैं कि जातियों एवं जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या थे। जो ये जाति प्रथा है या फिर ऊंच नीच है, इसके लिए जो राज्य सरकार है उन्हें क्या कदम उठाया? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राज्य एवं केंद्रीय विधान मंडलों ने आरक्षण लाया। क्या लाया? आरक्षण लाया। आरक्षण के बारे में आप सभी जानते हैं। सरकारी नौकरी में भी आरक्षण है। जो ये नीचे तबके के लोग हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, इन लोगों के लिए क्या लाया सरकार ने? आरक्षण लाया। अस्पृश्यता अपराध 1955 का नियम कानून भी है, मतलब एक नीति है। 1850 का जो जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम बनाया गया, ये भी इन्हीं के लिए बनाया गया था। किसके लिए? दलितों के लिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अस्पृश्यता उन्मूलन कानून 1989 में लाया गया। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 93 संशोधन के अंतर्गत इनको आरक्षण दिया गया कि ताकि ये अच्छे से और पढ़ लिख के अपने आप को सही और व्यवस्थित बना सके। अब इसमें हम जान लेते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है। तो देखिए, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाले शिल्पी जातियों के लोग शामिल हैं। इन वर्गों के प्रमुख विशेषता संस्कृति, शिक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ापन है। ये वर्ग ना तो अंगरी जाति में आते हैं और ना ही पिछड़ी जाति में आते हैं। ये अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, इनका मुख्य कारण है इनकी शिक्षा, इनकी संस्कृति, इनका सामाजिक दृष्टिकोण। इन्हीं कारणों से ये पिछड़े हुए हैं। अब देखिए, पिछड़े वर्ग आयोग के बारे में भी जान लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग
क्या है? आइए जानते हैं कि काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में सरकार को सौंप दी थी और 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मंडल आयोग गठित किया गया था। अब हम जान लेते हैं स्त्रियों के अधिकार एवं उनकी स्थिति। देखिए, स्त्री पुरुष में असमानता असामाजिक है, न कि प्राकृतिक है। मतलब यहाँ के प्राकृतिक और सामाजिक कहने का क्या मतलब है? ये भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, हमारे समाज के लोगों ने बनाया है। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्या कुछ महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती? आज टॉप लेवल पे जितनी भी महिलाएं हैं वो कैसे पहुंची? वो पहुंची अपने मेहनत से, क्योंकि प्रकृति ने पुरुष और महिला में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया है। दुनिया या देश में ऐसे भी समाज है जहां परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्यापक है, जैसे केरल के नायर परिवारों में और मेघालय के खासी जनजाति। यदि महिलाएं दैनिक, जैविक एवं शारीरिक आधार पर अयोग्य समझी जाती है तो कैसे वह सफलतापूर्वक कृषि व्यापार को चला पाती? संक्षेप में यह कहना न्याय संगत होगा कि स्त्री पुरुष के बीच असमानता के निर्धारण में जैविक, प्राकृतिक या शारीरिक तत्वों की कोई भूमिका नहीं है। ये समाज के लोगों ने स्त्री और पुरुष में अंतर किया है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों एक समान है, दोनों किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से आपने स्त्रियों के अधिकार एवं उनकी स्थिति को भी समझ लिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि असक्षमता क्या है, विकलांगता जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, शारीरिक, मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति इसलिए असक्षम कहलाते हैं क्योंकि वो समाज की रीतियों एवं सोच के अनुसार जरूरत को पूरा नहीं करते हैं। निरोग्यता असक्षमता को एक दिखाते हैं, कमजोरी माना जाता है। ये एक प्रकार का शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, जो कभी किसी असक्षम व्यक्ति के सक्षम कई समस्याएं खड़े कर सकती है। जो एक असक्षम व्यक्ति होता है उसे समाज में जीने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यह मान लिया जाता है कि ये समस्याएं उसकी बाधा या कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हुई है। जबकि देखिए, अभी का समय ऐसा आ गया है कि कई प्रकार के विकलांग व्यक्तियों ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी नॉर्मल व्यक्ति से कम नहीं है। वो उनसे ज्यादा काम करने में सक्षम है, उनसे ज्यादा वो एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, उनसे ज्यादा वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे ज्यादा वो अच्छी नौकरी जल्दी पा रहे हैं। तो निरोगता जो है उस निरोग व्यक्ति को अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी हुई है। तो ये आपने समझ लिया असक्षम क्या होता है, विकलांगता क्या होता है। निरोगता एवं गरीबी के बीच संबंध के बारे में जान लेते हैं। देखिए, निरोगता तथा गरीबी के बीच काफी निकट संबंध देखा गया है, क्योंकि गरीबी के कारण ही माताएं कुपोषण का शिकार हो जाती है और दुर्बल एवं अविकसित बच्चों को जन्म देती है, जो बड़े होकर विकलांग लोगों की संख्या को बढ़ाते हैं। गरीबी जो है ना, एक ऐसा कारण है जिसके कारण जो गर्भवती महिलाएं होती है, जिनके पेट में शिशु होता है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन या फिर कहिए आवश्यक तत्व जो उन्हें उस समय की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाता, जिससे उनके पेट में पल रहा बच्चा कमजोर हो जाता है और जब वो पैदा होता है तो वही विकलांग हो जाता है। अगर उन्हें सही समय पर तो भोजन के रूप में खाने के लिए दिया जाता तो उनका बच्चा विकलांग नहीं होता। तो दोस्तों, आपने देखा ही क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 5 जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। चैप्टर का नाम था सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, या फिर आप रूप के नाम से भी जान सकते हैं। इसके आज इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।